विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरह को माने। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। नमस्कार, एतम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। सत्ता में सदा बने रहने की चाहत या सत्ता पाने की चाहत क्या क्या नहीं कराती। इतिहास गवाह है कि सत्ता को पाने या सत्ता में बने रहने के लालच के कारण ही मीर जाफर, मीर कासिम या जयचंद जैसे लोग बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतंत्र भले ही स्थापित हो गया था, लेकिन इस विशाल देश में गरीबी, विकास की कमी, शिक्षा का कम होना और कुछ सामाजिक समस्याएं जैसे जाति पाति और संपदा, शिक्षा इत्यादि का असंतुलित वितरण, भिन्न भिन्न भाषाएं इत्यादि रही, जो कुछ पार्टियों, कुछ परिवारों और कुछ लोगों को लगातार देश की जनता का शोषण करते हुए सत्ता में बने रहने का अवसर देती रही। सत्ता में बने रहने के लिए इन परिवारों और पार्टियों ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को एक अचूक हथियार की तरह प्रयोग किया। 80% हिंदुओं के देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने तो यह तक कह डाला कि भारत में संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस की नजरों में देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो मुस्लिम हैं और एक ब्लॉक की तरह वोट करते हैं, और दूसरे जो गैर मुस्लिम, जिनको जरूरतों के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लेकिन इस तरह की सांप्रदायिक नजरों से समाज को देखने वाली कांग्रेस अकेली नहीं है। तमाम नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसी राव, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, अखिलेश और लालू यादव, सभी का नजरिया एक ही है। उन्हें मुस्लिम वोट बैंक तो नजर आता है, लेकिन गैर मुस्लिम समाज में यदि उन्हें कुछ नजर आता है तो वो है 80% विभिन्न जातियों में बटा हुआ समाज, जिसका शोषण किया जा सकता है, जिसको उनके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है, जिनके धर्म और संस्कृति को अपमानित किया जा सकता है, जिनको आपस में लड़ाया जा सकता है, या यूं कहें कि उन्हें मूर्ख बनाकर सत्ता पर कायम रहा जा सकता है। इसलिए सत्ता हथियाने के लिए इन लोगों ने जो दूसरा हथियार अपनाया वो है कि किसी भी तरह देश के विशाल हिंदू समाज को जाति पाति में विभाजित रखना है। इसमें कोई शक नहीं है, जाति पाति देश का दुर्भाग्य रही है, लेकिन जिस बेशर्मी से हिंदू समाज में जातियों को वोट बैंक के रूप में विकसित किया गया, जिस तरीके से पिछले 77 वर्षों में देश में जातियों के प्रतिनिधि के रूप में वोट बैंक के ठेकेदार पैदा हो गए हैं, वो हिंदू समाज के लिए बेहद दुखदाई है। ये जातियों के ठेकेदार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए और सत्ता में आने और बने रहने के लिए एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में भी बाज नहीं आते। आज अखिलेश यादव और लालू यादव की नजरों में लोग यादव और गैर यादव हैं। मायावती की नजरों में लोग या तो दलित हैं या गैर दलित हैं। स्टालिन की नजरों में लोग द्रविड़ हैं और गैर द्रविड़ हैं। इन सबकी नीति बहुत साफ है, समाज को बांट कर रखना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, और यदि ये कम पड़ते हैं तो समाज को बांटने के नए तरीके ढूंढना। समाज यदि बटा रहेगा तो इनका सत्ता का रास्ता साफ रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जो कई तरह के घोटाले में फंसे हैं, वो गरीबी और पिछड़े वर्ग के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन गरीब आज भी गरीब है और पिछड़ा आज भी पिछड़ा। इसके विपरीत लालू यादव ने अपने लिए अकूत संपत्ति एकत्रित कर ली है। सत्ता में बने रहने की उनकी एक नीति बहुत स्पष्ट थी कि यदि बिहार के लोग पढ़ लिख जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो लालू यादव को वोट कौन देगा।
नतीजा, बिहार समस्त संसाधनों से संपन्न होते हुए भी न केवल देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, बल्कि जातिगत हिंसा का शिकार रहा है। आज देश में चुनावों का दौर चल रहा है। 5 राज्यों के चुनावों की तिथियां आ गई हैं और अब होगा लोकसभा का महासंग्राम। देश में तमाम नेता मुद्दे ढूंढने में लग गए हैं ताकि सत्ता कायम रखी जा सके या फिर पाई जा सके। अब देखिए, मुद्दे तो चाहिए ही ना, ताकि कुछ नए वोट बैंक बनाए जा सकें, कुछ वोट बैंक तोड़े जा सकें और कुछ को मजबूत किया जा सके। भारतीय चुनाव में 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने चुनावों में स्थायी जगह बना ली है: गरीबी, जाति पाति और अल्पसंख्यक। ये वो मुद्दे हैं जिनके चुनावी समीकरणों से ऐसा जाल बुना जाता है जिसमें आम आदमी को फंसाकर सत्ता का रास्ता ढूंढा जाता है। लेकिन 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी विपक्ष को आशा नहीं थी। 2014 के बाद देश के इतिहास में पहली बार सबके साथ और सबके विकास की बात होने लगी। मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक को सिर्फ वोट बैंक के रूप से नहीं देखा गया, बल्कि उनके विकास की समग्र योजनाएं बनने लगी। जातियां पीछे छूटने लगी और देश आगे बढ़ने लगा। कृषि हो या उद्योग, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या बाहरी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था हो या विज्ञान और तकनीकी मामले, भारत विकास करने लगा। 77 सालों से लंबित मामलों का समाधान होने लगा। आर्टिकल 370, जो भारतीय संविधान के हृदय में एक कांटे की तरह चुभा हुआ था, उसे एक झटके में निकालकर फेंक डाला गया। 3 तलाक जैसे मामले में साहसिक निर्णय लेकर सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो मुस्लिम महिलाओं की देश की तरक्की में बराबर की भागीदारी चाहती है। बिजली, पानी, गैस, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आगे बढ़ने के अवसर सभी को मिलने लगे। देश की जीडीपी, विदेशी मुद्रा भंडार और एफडीआई में बढ़ोतरी होने लगी। देश न केवल आत्मनिर्भर होने लगा, बल्कि अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट करने लगा। विश्व नेताओं में मोदी जी का सम्मान होने लगा और मोदी जी के साथ भारत और भारतीयों का गौरव विश्व में बढ़ने लगा। एक बार फिर भारत और विश्व में हिंदू संस्कृति और विचारों का दीप जगमगाने लगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग होने को तैयार है। काशी कॉरिडोर का निर्माण, केदारनाथ का विकास और अन्य कई सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्निर्माण ने हिंदुओं में एक नया उत्साह भर दिया है। समाज एक बार फिर गौरवान्वित महसूस करने लगा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होने लगा है। पूरा भारत एकजुट होकर विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। समस्त संसार में भारत के सम्मान की पताका लहराने लगी है। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष को एक ऐसे अस्त्र की जरूरत थी जो मोदी को सत्ता से हटा सके, भले ही वो अस्त्र समाज और देश का नाश कर डाले। और यह अस्त्र कांग्रेस और विपक्ष ने ढूंढा है जातीय गणना में। पिछले दिनों बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने कई संगठन और समाज के नेताओं के विरोध को दरकिनार करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के उद्देश्य से जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। उसके बाद समस्त विपक्ष के नेता एक ही राग अलाप रहे हैं, और वो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस और विपक्ष को लगता है कि जातीय गणना के सहारे उनकी डूबती नैया को किनारा मिल जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राज्यों में जातीय आधार पर गणना करने की घोषणा कर डाली है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो उत्तर प्रदेश में भी जातीय गणना कराएंगे। विषयों के जानकारों ने हालांकि जातीय गणना की मंशा पर कई तरह के प्रश्न खड़े किए हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि लोकसभा के चुनाव के कुछ महीनों पहले जातीय आंकड़े सार्वजनिक करके आखिर नीतीश सरकार क्या हासिल करना चाहती है। यदि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ही
राज्य और जनता का भला कर सकते हैं तो लालू यादव के शासन में बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों बिहार देश का गरीब और बीमारू राज्य है और आज भी लगभग 38% लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे हैं? क्यों मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समय उत्तर प्रदेश जातिगत हिंसा का शिकार रहा और विकास की गति नहीं पकड़ पाया? क्यों उत्तर प्रदेश में मायावती के राज में अनुसूचित जाति और जनजातियों की हालत में सुधार नहीं हो पाया? हाँ, यदि कुछ हुआ तो वह था इन सब नेताओं और इनके परिवारों की धन संपदा में अविश्वसनीय बढ़ोतरी। दूसरा प्रश्न है कांग्रेस और विपक्ष की मंशा का। जिस कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वो कांग्रेस आज दलित गौरव संवाद के जरिए दलितों का मसीहा बनने का मात्र ढोंग रच रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम का अपमान किया था। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाने में कांग्रेस की भूमिका जग जाहिर है। कांग्रेस को गांधी परिवार के 3 लोग तो भारत रत्न के योग्य लगे, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने की मांग की। और तो और कांग्रेस ने संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को जगह तक नहीं दी थी। भाजपा ने जब दबाव डाला तब जाकर उनके फोटो को संसद के सेंट्रल हॉल में जगह मिली। वहीं इंदिरा गांधी से जब बाबू जगजीवन राम का बढ़ता कद नहीं देखा गया तो उन्होंने भी बाबू जगजीवन राम को बड़ी ही चालाकी से किनारे कर दिया। तीसरा प्रश्न जनगणना रिपोर्ट की सच्चाई पर उठाया जा रहा है। बिहार के कई नेता व विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं कि यह जनगणना रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी दावों व आंकड़ों पर आधारित है। कि जो आंकड़े आए हैं बिहार में 60 से 70 जगह मैंने कल और आज फोन किया हूं। रजवार, राजवंशी, राजधोब, राजभर और भर, इन बस्तियों में कोई गया ही नहीं। जो पॉलिटिकल कौम है, जो राजनीति में दिख रही है, उसका तो आंकड़ा आ गया, लेकिन इनका आंकड़ा 6 जातियों का मिला के आधा % भी नहीं। बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हम के नेता जीतन राम मांझी का बयान आया कि यह रिपोर्ट घर में बैठकर तैयार की गई है और इसमें आंकड़ों में हेरफेर किया गया है। मांझी का कहना है कि बिहार में यादव मात्र 4% हैं, तो उनकी संख्या 14% से अधिक कैसे हो गई? गणना की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई? जाति पाति व्यवस्था उस कोड की तरह है जो समाज को अपंग बनाने की क्षमता रखता है और जब समाज अपंग होगा, कमजोर होगा और असहाय होगा तो उसका गर्व, उसके आत्मसम्मान को तोड़कर दोबारा से गुलाम बनाना या उस पर राज करना आसान होगा। आपस में जातीय पहचान और फायदे नुकसान के लिए लड़ने वाला समाज कभी भी सत्ता के विरोध में आवाज नहीं उठा पाएगा और यही कांग्रेस और विपक्ष चाहता है। क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना। ये फिर यहाँ पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे। करें घोषणा, क्यों नहीं करते हैं? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे। बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी। बैठी थी कि नहीं बैठी थी? लाइन लगा के। पता ही नहीं है, बने पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं मैं। कमलनाथ जी नहीं बताते अपनी, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। इन बातों से एक बात तो साफ है कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ऐसा जताने में कोई हिचक भी नहीं है।
सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस बेचैन है और उनकी यह बेचैनी उन्हें मोदी विरोध से हिंदू विरोध और देश विरोध तक के रास्ते पर ले आई है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते खालिस्तान जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कनाडा के साथ चल रही कश्मकश में खामोश रहने वाली कांग्रेस अब भारत सरकार के आधिकारिक तौर पर इजराइल के समर्थन के बावजूद हमास के उन आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गई है जो न केवल इजराइल को खत्म करना चाहते हैं बल्कि समस्त संसार में इस्लाम की हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस के युवराज भारत विरोधी चीन के साथ समझौता करते हैं। कांग्रेस के समर्थक पत्रकार चीन का भारत में प्रोपेगेंडा की मशीनरी चलाते हैं और कांग्रेस इन पत्रकारों का बचाव करने खड़ी हो जाती है। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। राम सेतु को नकारने वाली कांग्रेस, श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, राम मंदिर के निर्माण के विरोध में खड़ी कांग्रेस, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ या वैसे हजारों मंदिर जिन पर आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण कर लिया, वो कभी हिंदुओं को वापस ना मिले उसके लिए कानून बनाने वाली कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, चुनाव के समय हिंदू चोला धारण करने वाले कांग्रेस नेता अब खुलकर हिंदू समाज को तोड़ने की नीति पर चल रहे हैं। सत्ता में आने की इस बेचैनी के चलते ही कांग्रेस ने अब तक का अपना सबसे विध्वंसक कार्ड खेला है। कारण साफ है, यदि हिंदू समाज ही नहीं रहेगा तो कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक की मदद से सत्ता में आ सकती है। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरह को माने। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं।